चलो ठीक है। इसमें सबसे पहले ये जान गए हम लोग के गीले हाथों से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है या इस तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिक जो सधात्री है या मान लो कि बड़ा सा मेन तार लगा हुआ है, वो सब चीज़ों को नहीं छूना चाहिए। ये आप सबको पता है, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। गीले हाथों से या गीले पैर भी है तो हमें टच नहीं करना चाहिए। हम पहले ही सीख चुके हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं जो अपने से होकर के बहुत सारे जो मान लो कि जो भी कुछ है, जैसे जो भी अ, जैसे मान लो पानी है, तो पानी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर पानी से कर सकते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुड कंडक्टर है, पानी इलेक्ट्रिसिटी का। उसके साथ साथ बहुत सारा ऐसा केमिकल है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो पाता है। तो क्यों हो पाता है? क्योंकि वो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, पास होने देते हैं। किसी भी बैटरी को यूज करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ये काम कर रहा है। और चेक कैसे करेंगे? टेस्टर का यूज करके। संपरिचित्र के दोनों सिरे को, ये जो आप बनाए हो एक तरीके का टेस्टर, इसका जो दो सिरा लोगे, एक हरा वाला सिरा और एक रेड वाला सिरा, दोनों सिरों को क्या करना है? एक दूसरे से स्पर्श कराना है थोड़े देर के लिए। एक दूसरे को कई बार देखते होगे इलेक्ट्रिशियन को दो तारों को लेके आपस में टच करता है तो वो हल्का सा लाइट या करंट रिफ्लेक्ट करता है, देखे होगे जो दो तारों को आपस में सटाते हैं कभी कभी, देखे हो ना? यस मैम, देख। हाँ, तो ऐसा देखा है और करते हैं जनरली, मैंने भी देखा है। तो क्षण भर के लिए स्पर्श कराना है, ऐसा ज़्यादा देर तक मत करना, क्योंकि ऐसा करने से जो आपका बैटरी है, हाँ चिंगारी निकलती है। बैटरी है, वो बैटरी क्योंकि आप सेल को जोड़ के बनाए हो तो ज़्यादा देर तक आपस में सटाओगे तो वही तो बैटरी के अंदर जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है वही तो जल रहा है ना, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा देर तक आपस में उन लोग को टच करा के नहीं रखना है। बस हमें चेक करना था तो हमें थोड़े देर के लिए, क्षण भर के लिए ही टच कराना है। ऐसा करते ही क्या होता है, सपरिच्छिद्र का जो परिपथ है, जो टेस्टर का परिपथ है वो पूरा हो जाता है और बल्ब जल पड़ता है। यही कंडीशन में यहाँ पे बल्ब जल पड़ा है तो इसको हम लोगों ने सुचालक नाम दे दिया है। और सेकंड, ये पहेली वाले में ये जल पड़ा है, बूझो वाले में ये नहीं जल रहा है, इसलिए हमको हीन चालक इसको नाम देना पड़ा है। यहाँ पे क्या होगा कि बल्ब, यदि बल्ब आपका नहीं जलता है तो इसका मतलब हुआ कि आपका टेस्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसका ये संभावित कारण हो सकता है कि आपका टेस्टर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण भी बता सकते हैं? बहुत सारा इसका अन्य कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो सेल है, जो आपका जो बैटरी बनाया हो जिसको जोड़ करके सेल है, जैसे वो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी ही नहीं बचा हो, खत्म हो गया हो, थोड़ा बहुत हो। इसलिए भी, क्योंकि लाइन लाइन करंट पास करने के लिए एक थोड़े से ज़्यादा मात्रा में केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए वैसे कंडीशन में बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा, अगर आपके तार खराब है तो भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। उसके अलावा देखते हैं, तो क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो? ये भी हो सकता है कि बल्ब आपका फ्यूज हो। कई बार हमारे घरों में लाइन होता है, लाइन और आप स्विच भी ऑन करते हो लेकिन आपका बल्ब नहीं जलता। ऐसे कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है। जैसे ही हम बल्ब को चेंज करते हैं तो लाइन आ जाती है, मतलब रोशनी आने लगता है। तो हो सकता है कि बल्ब फ्यूज हो आपका। या कई बार जो तारों को आपस में, आप जैसे मान लो ऊपर में जो आपने ये बनाया टेस्टर, अगर आप अच्छे से इसको टच करा के नहीं रखोगे, इस वाले पार्ट से, ये जो आपने यहाँ पे लोहे वाले पार्ट से अच्छे से सटाया है, हो सकता है कि कभी कभी आप जब यहाँ पे संपर्क बनाए हो तो शिथिल हो। शिथिल का मतलब है कि उतने अच्छे से नहीं पकड़ा हो तार ने इस लोहे के रड को, तब भी आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो हो सकता है कई बार आप जोड़ने में थोड़ी सी कोताही हो गई हो, तार आपस में कहीं कहीं क्या होता है ना कि क्यों हमारा जो है ना आयरन काम करना बंद कर देता है, कई बार तार जो है ना अलग हो जाते हैं, यानी कि वो तार अचानक से छूट जाते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, वो हट जाते हैं, तो भी ऐसा होता है।
क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन या बल्ब फ्यूज हो सकता है, अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों। हो सकता है कि सेल बेकार कब होगा, जब केमिकल एनर्जी उसके अंदर जो संचित रहता है वो खत्म हो गया हो। जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। जहां पे भी आपने तारों को जोड़ा है वो अच्छे से जुड़े हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसा है तो बल्ब को बदल दो, हो सकता है बल्ब फ्यूज होगा। अब फिर भी अब फिर जांच कीजिए कि सब परिचित्र कार्य कर रहा है या नहीं। यदि अब भी कार्य नहीं कर रहा हो तो सेलों को बदल दो। सेल मतलब आपने छोटी छोटी जो बैटरी ली है वो उसको बदल दीजिए। इस प्रकार जब सपरिचित्र भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रव्यों का परीक्षण करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे ये टेस्टर आपका पूरा अब सही ढंग से काम कर रहा है, आपका बॉल जल रहा है, आपकी जो सेल है वो सही ढंग से काम कर रही है, तार सही ढंग से काम कर रहे हैं और बल्ब जल रहा है, इट मीन्स कि वो पूरा काम कर रहा है। अब इस टेस्टर का यूज हम कर सकते हैं विभिन्न टाइप का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो लिक्विड है उसके थ्रू हम चेक करेंगे कि क्या वो करंट को पास होने देंगे या नहीं। चेतावनी दिया गया है, अपने सपरिचित्र की जांच करते समय इसके तारों के स्वतंत्र सिरे को केवल कुछ क्षणों से अधिक हमें स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ऐसे कंडीशन में जो आपकी बैटरी के सेल हैं अत्यंत शीघ्रता से समाप्त हो जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ तक कुछ दिक्कत है, समझ में आ रहा है ये? यस मैम। हाँ। बेकार फेंकी गई बोतलों के 11.2 देख लेना। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबर के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ करना है। जैसे बहुत सारा ढक्कन होगा उसको साफ कर लेना है पहले। उसके बाद एक चाय चम्मच के बराबर आपको नींबू का रस या सिरका लेना है। एक वाले में बहुत सारे ढक्कन है आपके पास, 3 एटलीस्ट, एक में सिरका ले लेना। सिरका अगर नहीं मिल रहा है तो नींबू का रस। अपने सपरिचित्र को इस ढक्कन के समीप लाकर उसके सिरे को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। जो आपने इस तरीके का जो टेस्टर बनाया है तो यहाँ पे तो आप इसको अरेंज करके इस वाले पार्ट से अटैच कर रहे हो, ये जो लोहे के पार्ट से अटैच कर रहे हो, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप क्या करना है कि ये रेड और हरे तार को आपको इस लोहे के पार्ट से ना कनेक्ट करके अब इसको क्या करना है कि नींबू के रस में डुबोना है। ठीक है, डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर हों एक दूसरे से, ये कोशिश करनी है, पास में ना हो ज्यादा, लेकिन इसी के साथ साथ वे एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें, छुए भी नहीं, मतलब 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। क्या सपरिचित्र का बल्ब दीप्त होता है जैसे ही आप डालेंगे उसको पानी में? आगे इसका निष्कर्ष आपको बताया गया है लेकिन मैं अभी ही बता दे रही हूँ। जैसे आप नींबू के रस में या सिरके के रस में आप डालेंगे आपका बल्ब जलने लगता है, दैट मीन्स कि आपका जो ये नींबू का रस है वो इलेक्ट्रिक को सप्लाई कर रहा है। इट इज अ गुड कंडक्टर। ये आसानी से साबित हो गया कि ये विद्युत का चालन करता है। या सिरका भी होगा तो उसके साथ भी सेम कंडीशन होगा। यहाँ पे एक्चुअली इस चीज को तुरंत नहीं बताया गया है, इस एक्टिविटीज के बारे में आगे बताया गया है पूरा, लेकिन जब आप जलाओगे तो जल जाएगा। नींबू के रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किसी एक वर्ग में रख सकते हैं। सुचालक रखो या हीन चालक रखो, दो दो टाइप के कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। इस तरीके से एक बॉल लगा होगा, ये आपकी बैटरी लगी होगी, बैटरी का सिंबल आप लोग को पढ़ाए थे हम, और ये बल्ब का सिंबल है। दो आपके पॉइंट, दो तार होंगे जो पानी में नींबू के रस में डूबे हुए हैं। जब सब परिचित्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, मतलब पास होने देता है, तो सब परिचित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे इसका रास्ता पूरा होता है, ये जो आपकी पूरी लाइन है, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन देख रहे हो, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और आपका बल्ब जल पड़ता है और आपका विद्युत जो बल्ब है वो दीप्त हो जाता है।
जब कोई द्रव विद्युत धारक को अपने से प्रभावित होने नहीं देता है तो सब परिक्षेत्र का परिपथ पूरा नहीं होता और बल्ब नहीं जलता है। अगर उस जगह पे आप डिस्टिल वाटर लेते हो, जिसको हिंदी में आसुत जल बोलते हैं। आसुत जल एक तरीके से प्यूर वाटर होता है, एकदम एकदम शुद्ध होता है, उसमें कुछ भी केमिकल कुछ भी नहीं मिला होता है, एक तरीके से पूरा डिस्टिल वाटर होता है। वो जब आप उसमें अगर इस तार को डुबाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। तो ऐसी कंडीशन में आसुत जल जो होता है वो हीन चालक होता है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। कुछ स्थितियों में द्रव के चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। कई कई बार ये होता है कि ठीक है, पानी तो है जिससे वो चालक है, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसे क्रियाकलाप 11.2 में भी हो सकता है। इसका क्या कारण हो सकता है? 11.2 में भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ऐसे पानी लिए हैं आपने कि उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई तो हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से बल्ब नहीं जलेगा। क्या कारण है अभी पता चल जाएगा। क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि परिपथ पूरा हो जाता है और करंट बल्ब तक पहुंच जाती है तो बल्ब जल पड़ता है। विद्युत धारा के और इसका अगर प्रभाव पूछे तो अगर बोलेंगे कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का जो तंतु होता है, जो फिलामेंट होता है आपके बल्ब में, एक पतली सी झिल्ली होती है। किसी भी बड़े बल्ब को, पीला वाला जो बल्ब आता है उसको ध्यान से देखना, पतली सी झिल्ली होती है उसमें जो दो दो पॉइंट से जुड़ी होती है। ऐसे तो खेल मैंने किया है, खुद से मैंने जोड़ने का काम किया है, तो एक दो बार हो गया है, तीन बार नहीं हो पाया है। तो वो दो जो झिल्ली होती है ना, दूसरे से फिलामेंट जिसको बोलते हैं, पतली सी तार होती है, तो वहां तक ताप पहुंच जाता है। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, हाँ। तो वहां तक ताप आपका पहुंच जाता है। तो ये क्यों होता है? जब क्योंकि करंट पास हो रहा है, करंट पास होने के कारण कोई भी चीज गर्म होता है, तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं, क्योंकि ऊष्मा के थ्रू गर्म हो रहा है के कारण बल्ब का जो तंतु है वो उच्च ताप पे पहुंच जाता है और बल्ब जल पड़ता है। टंगस्टन का जो एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, इसलिए बहुत ज्यादा जब वो गर्म हो जाता है तो बल्ब जल पड़ता है। लेकिन सपोज इट कई कई बार देखते होंगे कि बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है। तथापि विद्युत अगर परिपथ में कई कई बार होता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो दुर्बल है, कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रिक पास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी आपका जो फिलामेंट है गर्म अच्छे से नहीं हो पाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। ये भी रीजन होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखना, कई कई बार क्या होता है ना कि आपका जो लाइन है वो सीरीज में चला जाता है, तो उस समय क्या होता है ना, बल्ब से एकदम एकदम ना मात्र की थोड़ी सी रोशनी आती रहती है। खुद भी कंफ्यूज हो गए, पता नहीं ये बल्ब लाइन है या नहीं है, लाइन है या नहीं, एकदम पतली रोशनी आती रहती है। और कई कई बार लाइन रहने पे कुछ पता ही नहीं चलता है, एकदम पंखा भी लगेगा एकदम डिम। खैर वैसे कंडीशन में तो एकदम करंट पास हो रहा है तभी कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। लेकिन कई कई बार क्या होता है कि इतना कम वोल्टेज होता है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि लाइन है या नहीं है। इसका जस्ट ये कारण है कि आपका फिलामेंट तक जो है ना, आपका परिपथ पूरा तो हुआ, लेकिन वहां पे करंट जो है ना दुर्बल है। दुर्बल करने का मतलब जितना चाहिए पावर सप्लाई उतना करंट आ ही नहीं रहा है, तो कैसे जलेगा बल्ब? तो इसी वजह से क्या होता है, बल्ब दीप्त नहीं होता, बल्ब भी नहीं जल पाता है। लेकिन वैसे कंडीशन में आप एक चीज को मतलब एक्टिव फॉर्म में ला सकते हैं, वो है आपका चुंबक। चुंबक के थ्रू जो हम लोगों ने सुइयां बनाई थी, जो उत्तर दक्षिण दिशा में मूव करता है, वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक करंट में भी, यानी कि अगर आपका विद्युत धारा दुर्बल भी है, कमजोर भी है, तो भी वैसी सिचुएशन में चुंबकीय सुई काम करती है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा कब दुर्बल होती है? दुर्बल तो होती है, लेकिन कब? यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है, परंतु यह संभव नहीं है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत धारा का चालन कर पाता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो विद्युत धारा को अपने से पास तो होने देते हैं, लेकिन वो किसी भी धातु की तरफ, क्योंकि धातु सुचालक होता है, आसानी से नहीं कर पाता है अपने से इलेक्ट्रिक करेंट्स को पास, जिसके कारण सपरिक्षेत्र का परिपथ
तो पूरा हो पाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि परिपथ तो पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो विद्युत धारा जा रही है दुर्बल होने के कारण बल्ब नहीं जल रहा है। क्या हम ऐसा कोई अन्य टेस्टर बना सकते हैं, सपरिचित्र बोलेंगे उसको, बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? एक मिनट, कोई आ रहा है थी। ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग। क्या ऐसा और कोई सपरिचित्र बना सकते हो जिसके कारण विद्युत का जो परिपथ है वो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें प्रभावित विद्युत धारा बल्ब को एक तरीके से बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है? क्या हम कोई ऐसा अन्य सपरिचित्र बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सकती है? कोई ऐसा टेस्टर आप बना सकते हैं जो ये बता सके कि आपका ठीक है परिपथ में धारा तो आ रही है, लेकिन वो धारा बहुत दुर्बल है, यानी कमजोर है या कम मात्रा में है। तो एकदम बना सकते हैं, जैसा मैंने बताया था चुंबक वाला जो आप बनाओगे, ये वाला एक अन्य संपरिचित्र चुंबक की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से। एक अन्य सपरिचित्र बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। ये प्रभाव कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी हुई जो चुंबकीय सुई है उस पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? जब विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास में जो रखी हुई चुंबकीय सुई है, आप सबको पता है कि वो उसमें विक्षोभ होने लगता है, वो इधर उधर मूव करने लगती है ना? तो ये विद्युत जो चुंबकीय प्रभाव है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसकी वजह से होता है। हिलने लगेगी, बहुत अच्छा। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पे भी चुंबकीय सुई में आप विक्षेप दे सकते हो। जब आपका विद्युत धारा दुर्बल था तो आपका बल्ब नहीं जल रहा था, ठीक है, लेकिन आप दूसरा टेस्टर हेल्प बना सकते हो चुंबकीय सुई के हेल्प से, जो दुर्बल करंट को भी शो करती है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई अन्य सचित्र बना सकते हैं? एकदम। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एलईडी बल्ब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विद्युत बल्ब के स्थान पे यहाँ पे लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। हिंदी में बोले तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग करना है। एलईडी क्या होता है ना कि दुर्बल विद्युत धारा पे भी ये दीप्त होता है। आप दिवाली में एलईडी बल्ब, छोटे छोटे बल्ब को जलाए होंगे, बहुत कम टेम्परेचर पे वो जलते हैं, देखा है ना? देखा होगा एलईडी बल्ब, छोटे छोटे बल्ब देखे हो या नहीं देखे हो? हाँ मैम, देखें। एलईडी के साथ क्या होता है ना कि दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को हम लीड्स बोलते हैं, लीड्स कहते हैं। एक जो तार होता है दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है, और एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय हमें ये याद रखना पड़ता है कि जो लंबा वाला है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ोगे, छोटे वाले को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे। इसको हम लीड्स बोलते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने। और ये एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड इसको बोलते हैं, ठीक है। माचिस की जो डिब्बी आती है उसमें से क्या काम करना है? अंदर वाले में तिल्ली तो ठीक है रखी हुई है, ऊपर का कवर हटा के फेंक देना है। अंदर में चुंबकीय सुई आपको रख देनी है जैसा दिखाया गया है इसमें, और उसके किनारे से एक तरीके से तार को पूरा लपेट देना है। एक तार को लपेटते हो तो एक सिरा उसको, यहाँ पे जो सेल दिखाया गया है, सेल का सिंबल जो लोग पढ़े हैं वो लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे जो बताया है 3 डॉट दिया गया है, बीच में सेल को जोड़ दिया गया है। तो एक तार के सिरे को आप यहाँ पे अटैच करोगे अपने सेल्स के साथ, जिसको आप बैटरी बोलते हैं आम भाषा में, जो आपको टॉर्च वगैरह में मिल जाएगी, और दूसरा रिमोट में भी मिल जाएगा। और दूसरा जो साइड है, दूसरा सिरा आपको तार का इधर से जोड़ना पड़ेगा दूसरे साइड से, और नीचे एक पॉइंटर टाइप से बन जाएगा, दो सिरा स्वतंत्र रहेगा। माचिस की खाली डिबिया से ट्रे को निकाल देना है। ट्रे पर चित्र में जैसा दिखाया गया है वैसे विद्युत तार के कुछ फेरे मारने हैं, लपेटने हैं। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रख देनी है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? दिख रहा है।
हाँ, तो उसके अंदर चुंबकीय सुई रख देनी है। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ना है और तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़ देना है। एक टर्मिनल से तो आप तार जोड़ दिए, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है। अब एक दूसरा जो तार का टुकड़ा है उसको क्या करना है, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़ देना है। एक अन्य सब परिचित ऐसा जैसा बना लोगे। अब क्या होगा कि अब इस तार के जो दो स्वतंत्र सिरे हैं, दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को थोड़े देर के लिए आपस में स्पर्श कराना है। ध्यान रखना है, ज्यादा देर के लिए आपको नहीं कराना है। दो स्वतंत्र सिरे मिलेंगे, उनको आपस में टच कराना है, थोड़े देर के लिए चेक करना है। तो थोड़े देर के लिए जब आप टच कराओगे तो क्या होगा, आपका उसमें करंट पास होने लगेगा। वैसे भी बल्ब जलेगी आपस में जब आप क्षण भर के लिए सटाए हो। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षेप दिखाना चाहिए। जैसे ही आप तारों को आपस में ही सटाए हो, तो जो चुंबकीय सुई रखे हो वो आपको तुरंत घूमने लगेगी। आपका तार के दो स्वतंत्र सिरों वाला सपरिचित्र तैयार है, टेस्टर बोलते हैं, ये तैयार है। अब इस सपरिचित्र का उपयोग करके 11.2 में दोहरा सकते हैं। कहाँ पे दोहरा सकते हैं, जहाँ पे बल्ब आपका एकदम नहीं जल रहा था, आपका जो इलेक्ट्रिक सप्लाई एकदम दुर्बल था, यानी जो एक तरीके से पावर था, वो पावर सप्लाई कम था, तो आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपका जो चुंबकीय सुई में विक्षोभ आने लगेगा, तो बता देगा कि नहीं अभी भी करंट पास हो रहा है। सपरिचित्र के सिरे को आप क्या करना है, जो स्वतंत्र दो सिरे थे आपने आपस में टच करा करके बल्ब को जला लिया। वैसे भी बल्ब को तो जला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चुंबकीय सुई का एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो जैसे तारों के दोनों सिरों को आपस में सटाओगे तो चुंबकीय सुई घूमने लगेगी। लेकिन अब क्या करना है कि वो दोनों सिरे को आपको नींबू के पानी में या सिरके के पानी में रस से क्या करना है, डुबोना है। जैसे आप डुबोगे तो आपकी चुंबकीय सुई में विक्षोभ आने लगेगा, जैसे आप डुबोगे, और फिर उसको निकाल देना है, फिर निकाल के पोंछ लेना है। यहाँ लिखा है, सपरिचित्र के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए। क्या क्या सपरिचित्र के स्वतंत्र सिरों को नींबू के रस में डुबोते ही आपके चुंबकीय सुई में विक्षोभ दिखाई देता है? दिखाई देगा। सपरिचित्र के सिरे को नींबू के रस से अब आपको बाहर निकालना है। अब आपको उनको पोंछ लेना है, और पोंछ करके क्या करना है, फिर आपको उनको पानी में डुबोना है। पानी में डुबोगे तो क्या कोई विक्षोभ होता है? इस क्रियाकलाप को हम समझेंगे। और जब आपका पानी प्योर रहेगा बेटा, याद रखना, तो वो कभी भी वहां पे करंट पास नहीं होगा। इस क्रियाकलाप को हम टोटी का पानी यानी नल का पानी, किसी भी वनस्पति तेल, दूध, शहद आदि के साथ भी कर सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य का परीक्षण करने के बाद आपको लिखना है कि क्या इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है या नहीं। सपरिचित्र के सिरे को जल में धोकर तथा पोंछकर सुखाना अवश्य याद रखिए। लास्ट में जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो धो दीजिए पानी से और साफ कर दीजिए, क्योंकि वो किसी और के चीज के साथ जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें संपर्क बना रहता है और वो रिएक्ट करता रहता है, केमिकल रिएक्शन होता रहता है। प्रत्येक स्थिति में याद रखना है कि चुंबकीय सुई विक्षोभ होती है, विक्षेप दिखाती है या नहीं, और आपको इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। नींबू का रस, उसमें चुंबकीय सुई में विक्षोभ हुआ या नहीं? हाँ हुआ, तो वो अच्छा चालक है। सिरका में विक्षोभ होगा या नहीं? तो वो अच्छा चालक है। आगे जो चीजें हैं उसका फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है, क्योंकि नींबू के रस में होगा, चुंबकीय सुई में होगा। अगर आप डिस्टिल वाटर लेते एकदम प्योर वाटर तो उसमें नहीं होगा। डिस्टिल वाटर आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल सकता है, किसी भी नर्स के पास से मिल सकता है, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पानी है और पानी में आपने नमक घोल दिया और फिर आप उस तार को डुबोगे तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगा या नहीं होगा? होगा। याद रहा मीनू? होगा या नहीं होगा? होगा मैम। आपके पास जब पानी है और पानी में आप नमक घोल दोगे, सोडियम क्लोराइड घोल दोगे, तो वो तार आप जैसे डुबोगे तो आपकी चुंबकीय सुई में विक्षोभ आने लगेगा। बाकी चीजों के साथ आपको करना है। तेल ना, दूध ना, मतलब तेल के साथ नहीं होगा, दूध के साथ नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं कि कुछ द्रव्य जो है विद्युत के सुचालक होते हैं और कुछ हीन चालक होते हैं। यानी कि
आपको इस वाले में ऊपर में हमने जैसे पढ़ा है, तो वहां पे हम ये दो कंडीशन को बेटा ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। ऊपर में जब आप विद्युत सधात्री बनाए थे यानी टेस्टर बनाए थे, तो उसमें गलतियां क्या हुई थी, ये दोनों चीजें जलने वाली हैं या नहीं, एक चीज पहले बता देना, ये दोनों जो टेस्टर बनाए हो क्या वो जलेगा या नहीं जलेगा, जलेगा। लेकिन कंडीशन दोनों में अलग है। दोनों में कंडीशन क्या अलग है कि पहले वाले सुचालक के केस में आपने पोजीशन सही रखी है, यानी जहां रहना चाहिए उसके तार के दो स्वतंत्र सिरे को वो लोहे से आपने अरेंज किया, लोहे वाले पार्ट से। लेकिन ये भी तो जल सकता है ना बेटा, हीन वाला पार्ट। अगर आप दूसरी फिर से अगर आप इसको अपनी जगह पे फिक्स कर दो तो जलेगा कि नहीं जलेगा, जले। जलेगा। क्यों यहाँ नहीं जला, हाँ बोली मीनू, क्यों नहीं जला? ये नहीं, मैं मुझे दूध का प्रश्न है, दूध में कर नहीं परफेक्ट होगा। या जो प्लास्टिक वाला पार्ट में ऊपर वाले को सटा दिया गया और एक को देखो थोड़ा अजीब पार्ट पे, दोनों को, इसलिए नहीं जला। अगर इन दोनों को हम फिर से यहाँ लोहे वाले पार्ट पे सटा दे तो जलेगा कि नहीं जलेगा, हीन चालक वाला? ये जलेगा। बूझो के पास जो बूझो वाला जो पार्ट है वो जलेगा कि नहीं, इसको आप जला पाओगे कि नहीं जला पाओगे? अगर हम आपको दे दें ये पार्ट, वो खुद जला, जलेगा मैम, जब उसको लोहे के साथ करेंगे तो। हाँ। तो यही बताया गया नीचे में कि कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो सुचालक हैं यानी अच्छे चालक हैं, कुछ ऐसे हैं जो हीन चालक हैं। हीन चालक कहने का मतलब कि उसमें से पास नहीं हो रहा है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन ला दीजिए जो अच्छी हो, उसके हिसाब से हो, तो वो जल पड़े, उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो कहने का मतलब इस तार को फिर से हम अरेंज कर देंगे हीन चालक वाले को, तो फिर ये जलेगा। उसी तरीके से बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे पानी है, ठीक है वो उसमें करंट नहीं पास होगा, लेकिन अगर उसमें हम कुछ बालू डाल दें, कुछ मिट्टी डाल दें, तो वो जल पड़ेगा। तो हीन चालक बोला गया, इसको कुचालक तो नाम नहीं दिया गया है। कुचालक का मतलब हो गया बुरी तरीके से बैड कंडक्टर, यानी किसी भी तरीके से तुमको नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, पास ही नहीं होना है करंट को, वो हो गया एकदम नॉन कंडक्टर, यानी कि कुचालक। लेकिन यहाँ पे हीन चालक कहने का मतलब है एक कंडीशन में आप उसको पास होने देंगे। समझ में आ गया? एक अच्छी कंडीशन आपको मिल जाएगी, उसके हिसाब से विद्युत धारा पास होने के लिए तो आप जला लेंगे। यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे चले आए हैं। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो सुचालक हैं, कुछ ऐसे हैं जो हीन चालक हैं। जब सब परिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरे को, बूझे वाले पहेली वाले पार्ट को देखना, ये वाले पार्ट को, सब परिक्षेत्र के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, संभव है कि उनके बीच में वायु हो। जब वो तार अलग अलग है तो आसपास क्या है, वायु तो हर जगह है। पहेली को ज्ञात है कि वायु क्या है, विद्युत की हीन चालक है। परंतु उसने यह भी पढ़ा है कि तारित के समय, यानी तड़ित झंझावत जो एक तरीके से आता, बिजली कड़कती है, उस समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक है। हर अवस्था में नहीं है, कुछ स्थितियों में है। इसी से प्रेरित होकर बूझो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे गए पदार्थ भी किसी विशेष स्थिति में अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे वायु विद्युत की कुचालक है, मतलब इलेक्ट्रिक से करंट तो नहीं पास होता है ना, क्योंकि अगर पास होता तो हमारे आसपास में वायु है, तुरंत करंट लगता रहता। लेकिन इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर ही उसमें करंट पास होता है। तो इसी तरह बिजली चमकती है, बिजली क्या है, करंट है जो हवा में चमकती है। तो आप कहते हैं कि हवा में ही तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन होता है, परिस्थितियां होती हैं। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों अथवा विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा हम इसको अच्छे चालकों या हीन चालकों के रूप में बांटते हैं। और आसानी से बांटना, वर्गीकृत करना ये ज्यादा उचित है कि आप इसको अच्छा चालक माने और हीन चालक माने, सिवाय कि आपको इसको चालक और विद्युत रोधी के रूप में वर्गीकृत करें। क्योंकि यहाँ पे जब करंट के लिए आ रहा है तो आप इसको बोलेंगे सुचालक और हीन चालक। ठीक है, मान्यता
दी जाती है। हमने टोटी के पानी द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब हम आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। टोटी का पानी मतलब नल का पानी जो आ रहा है उससे। एक स्वच्छ तथा सूखे हुए प्लास्टिक या रबर के ढक्कन में क्या करना है कि 2 चाय चम्मच के बराबर आपको डिस्टिल वाटर लेना है, और इस डिस्टिल वाटर में आपको क्या करना है, कुछ मिलाना है। 1 मिनट रुक जाइए, आपको पहले बोला गया है कि ये जो डिस्टिल वाटर है आप इसको अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं, किसी मेडिकल शॉप से, डॉक्टर या नर्स के पास से मिल जाएगा। सपरिचित्र का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि डिस्टिल वाटर विद्युत का चालन करता है या नहीं। क्या आप यह पाते हैं, क्या अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? नहीं करता है। जाहिर सी बात है नहीं करेगा। इसको ये लोग बाद में बताएंगे कि क्यों क्यों नहीं किया, लेकिन नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, नहीं करेगा तो अब हम क्या करेंगे कि अब इस डिस्टिल वाटर में यानी अशुद्ध जल में 1 चुटकी साधारण नमक जो हम खाते हैं उसको मिलाएंगे। जैसे आप नमक मिलाते हो और तार को, जो आपने टेस्टर बनाया उसके तार को इसमें डुबोते हो, दोनों तारों को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, याद रखना, तो आपका जो फिर से जो चुंबकीय सुई है उसमें विक्षोभ आने लगेगा। अगर चुंबकीय सुई की जगह पे आपने बल्ब लगा रखी है तो वो बल्ब जल पड़ेगा। फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कि नमक डालने के बाद जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, और यह विद्युत का अच्छा चालक है। लिखा है ना अब। कब? नमक डालने के बाद। जो जल हमें नलों से, हैंड पंपों से, कुओं से, तालाबों से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के सॉल्ट, नमक, मिट्टी घुले होते हैं, मिले होते हैं। जाहिर सी बात है, जो पानी उनी आप लोगों को मिलता है हैंड पंप ये सब से, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, लवण होते हैं, जो हमारे जमीन के अंदर संचित होता है, क्योंकि जमीन से पानी आ रहा है हैंड पंप का, तो कुछ घुला मिला रहता है, लवण, खनिज लवण। खनिज लवण की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, कि नेचर के थ्रू पानी आ रहा है तो नेचुरली उसमें मौजूद होता है। इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि हैंड पंप का पानी विद्युत का सुचालक है, नल का पानी विद्युत का सुचालक है। तो जो भी आप डायरेक्ट अगर किसी भी नेचुरल तरीके से पानी प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या है, सुचालक है। बट डिस्टिल वाटर क्या है, डिस्टिल वाटर में से एकदम अशुद्धियों को हटा ही दिया जाता है, तो वो सुचालक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी एक तरीके से मिलावट नहीं है। तो वहां पे फिर हमने नमक घोल करके उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई किया, तो तब वो कंडक्टर हो गया, गुड कंडक्टर हो गया। तो जो भी नल से पानी निकाल रहे हो, चापाकल का पानी निकाल रहे हो, यही कारण है कि बोला जाता है कि पानी हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स या इलेक्ट्रिक चीजों को नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिक सधात्रित को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पानी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का, और इलेक्ट्रिक सप्लाई को अपने से होने देता है, पास होने देता है। यही कारण है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। दैट इज द रीजन कि पानी से विद्युत को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, अगर आपका ऑप्शन में इस तरीके से आजकल एक ट्रेंड चल गया है पूछने का, इसमें से कौन विद्युत का चालक है नहीं है, और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया है बीपीएससी का। समझो कि वो 5 ऑप्शन नहीं रहता है, ऑलमोस्ट 6 ऑप्शन रहता है, और उसमें से खेलना पड़ता है। तो एग्जाम निकालना नॉट इजी टास्क, आसान काम नहीं रह गया। इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़िए तो पढ़िए, आप लोग साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए। और एक क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि जैसे बोला मुस्तफा ने कि एक बार बन गया तो क्या बनाए, सेम सबसे यही गलतियां होती हैं। हम समझते हैं कि ये बन गया है तो ये मेरे लिए इजी टास्क हो गया, आसान है, बट वही गलती होती है दोबारा, अक्सर जान की गलती वही होती है जो हम कर चुके होते हैं। तो उस चीज को बार बार रिपीट करके बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण ये हीन चालक होता है, क्योंकि इसमें से आपने सारा लवण निकाल दिया, खनिज निकाल दिया, जितनी भी अशुद्धियां है उसको हटा दिया, तभी तो डिस्टिल वाटर बन गया। ये एकदम शुद्ध वाटर होता है, प्योर वाटर, तो इलेक्ट्रिक को पास नहीं होने देता। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं क्या, खनिज लवण, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लाभदायक होता है। आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी।
बट एक्सेस नहीं होना चाहिए कहीं भी। परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं, यानी गुड कंडक्टर बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत साधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से गीले फर्श पे या गीले पैरों के द्वारा नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमने देखा है कि जब साधारण लवण को आप डिस्टिल वाटर में या अशुद्ध जल में घोल देते हैं तो ये एक अच्छा चालक बना देता है। वे कौन कौन से अन्य पदार्थ हैं जो डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं? बहुत सारा ऐसा चीज है। जैसे आप नींबू का रस डालोगे तो क्या ये अच्छा चालक बन जाएगा? मीनू, मसरूफा, परमिला, बनेगा या नहीं बनेगा? या HCl डाल दोगे तो बनेगा या नहीं बनेगा? इतना बताओ, बनेगा या नहीं बनेगा अच्छा चालक? बोलो मीनू। यस, बनेगा। हाँ बनेगा। अगर डिस्टिल वाटर में आपने नींबू का रस डाल दिया, सपोज दैट 1 चम्मच, या सिरका डाल दिया, या HCl डाल दिया, तो वो चालक बन जाएगा। अग्नि क्रियाकलाप को केवल तब करना है जब आपके अध्यापक, माता पिता, अभिभावक किसी अन्य एडल्ट व्यक्ति की देखरेख में करना है, क्योंकि इसमें अब आप एसिड का यूज करेंगे और एसिड ज्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए बोला गया है ऐसे इंस्ट्रक्शन में। क्या करना है कि आपके पास बोतल होता ही है हम सबके घर में, तो 3 बोतल के जो ढक्कन है स्वच्छ ढक्कन लेने हैं, रबर के लेने हैं। रबर का ढक्कन आपको चाहिए, या प्लास्टिक का भी ढक्कन हो सकता है, जो पानी वानी वाला ढक्कन आता है। प्रत्येक में क्या करना है, जो 3 ढक्कन लिए हो तो 2 चाय चम्मच के बराबर डिस्टिल वाटर तो लेना ही है, और एक आंसू जल में, तीनों में आपको डिस्टिल वाटर लेना है, थोड़ा 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 थोड़ा। एक ढक्कन के आंसू जल में आपको कुछ नींबू का रस या HCl मिलाना है। यहाँ पे नींबू का रस या HCl इसलिए बोला गया है बिकॉज ये दोनों ही एसिड है। नींबू का रस भी एसिडिक होता है और एसिडिक इन नेचर है, आप HCl भी एसिड है, तो आप दोनों में से एक ले सकते हैं। तो एक डिस्टिल वाटर में आप नींबू का रस या HCl डाल दीजिए। दूसरे ढक्कन में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड डालना है, जैसे ये, क्योंकि ये क्षार है, दोनों में से एक लेना है। तीसरे जल में क्या करना है कि आपको चीनी डालना है। अब तीनों मिले हुए हैं अलग अलग चीजों से। अब तीनों में क्या करना है कि आपने जो टेस्टर बनाया है उसके तारों को डुबा के देखना है कि विद्युत का चालन हो रहा है, ये कर रहा है ये सॉल्यूशन या नहीं। इन विलयनों में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं, आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं इसको आपको बताना है। पहले वाले में आपने डिस्टिल वाटर लिया और नींबू का रस या HCl लिया, तो वो पास करने देगा। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव कैसे होते हैं? या तो एसिडिक होते हैं, या बेसिक इन नेचर होते हैं, या लवण के विलयन होते हैं। ठीक है। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है। तो क्या वो उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है? इसी प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जब कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया डिस्टिल वाटर और वहां पे लेमन जूस को डाल के वो जो सॉल्यूशन बना, और उसमें आप तार को डुबा के चेक कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रहा है या नहीं, सप्लाई हो रहा है, तो वो वहां पे कुछ एक अफेक्ट उत्पन्न करती है इलेक्ट्रिक करंट जो है, तो उसी प्रभाव को हम बोलते हैं अफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वहां पे केमिकल भी था और इलेक्ट्रिक करंट जो है एक अफेक्ट उत्पन्न किया। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कैसे होते हैं, इस चीज को हमको समझना है। हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभाव के बारे में 6 में पढ़ा है, 7 क्लास में, और उसको अच्छे से समझना है। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रभावित होती है तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न करती है। थोड़ा देखिए, चालक का मतलब हो गया जब करंट वहां से पास होगा, जैसे आसुत जल ले लो और नींबू का रस ले लो। यहाँ क्या करना है, जल से विद्युत धारा को प्रभावित करना है। यहाँ पे पहले देख लो कि क्या क्या चीजें यूज की गई हैं। आप सब ने सेल देखा होगा, सब सेल को हटाओगे ना तो अंदर में ये जो कार्बन की छड़ आपको दिखेगी ब्लैक कलर की, वहां पे अंदर में होता है। साथ साथ ये धातु का जो टोपी देख रहे हो वो वाला पार्ट होना ही चाहिए, याद रखना है। और कार्बन की छड़ हो गई, नीचे में पानी हो गया, और
ये या यहाँ पे कई बार कार्बन की छड़ की जगह आप लोहे की कील भी ले सकते हो, लेकिन जनरली ये जो केमिकल वाला जो आप यूज करते हो ना, सेल सेल में ये हटाओगे तो बीच वाला पार्ट आपको काला काला होता है, कार्बन का छड़ मिल जाएगा। ये आप सेल को अरेंज किए हुए हो। यहाँ पे देखिए, दो बेकार सेलों से सावधानी पूर्वक आपको कार्बन का छड़ निकालना है। जनरली बच्चों को मैंने देखा है निकालते हुए, एक दो बार खुद भी मैंने किया है। और उसको लेकर के काला होता था ना, तो मैं स्लेट पे उसको, बचपन में छोटी थी तो उसको स्लेट पे रगड़ रगड़ के उसको स्लेट को काला करती थी, मतलब कुछ भी लिखने के बाद उसको मिटाती थी। अब जनरली पता नहीं आप लोग किए हो या नहीं। उनकी धातु को, टोपियों को आपको याद रखना है कि उसको कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, वो रहने देना है। ऊपर वाला जो ये धातु का टोपी देख रहे हो, छोटा छोटा पार्ट, उसको एक तरीके से रेगमाल से अच्छे से साफ कर देना है। और इन पर क्या करना है कि तांबे के तार लपेटने हैं और इन्हें एक बैटरी से जोड़ देना है। बैटरी का मतलब हो गया, कुछ सेल को आपस में जब आप जोड़ते हो तो बैटरी बनेगा, उस बैटरी से, ये बैटरी का सिंबल है डॉट दिया हुआ, यहाँ पे ऐसे करके सेलों को जोड़ के बैटरी बनानी है और इन बैटरियों को दो तारों के थ्रू जोड़ देना है। इन दो छड़ों के थ्रू आप जोड़ेंगे तो एक सिरा आपको ऋण ध्रुव से जुड़ेगा और एक धन ध्रुव से जुड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे आपको कार्बन के छड़ दिख रहे हैं, हम इनको, दो छड़ों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इन कार्बन के छड़ों को कई बार ऐसा ही पूछा गया, कार्बन के छड़ों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं, याद रखना। जब आप इस कंडीशन में रखोगे तो आप देखोगे क्या क्या पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तांबे के तार जो आपके लपेटे हुए हैं। आगे पढ़िए। लगभग स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। आप कार्बन का जो ये छड़ यूज कर रहे हैं काला वाला, उसके स्थान पे 6 सेंटीमीटर लंबा लोहे का कील भी ले सकते हैं उसकी जगह पे, अगर आपको अवॉइड करना है, नहीं मिल रहा है तो। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए और जल को अधिक चालक बनाने के लिए जल को क्योंकि जनरल फॉर्म में जो वाटर होता है जो आपको मिलता है हैंडपंप से, नल से, वो तो चालक होता ही है, लेकिन और ज्यादा सुचालक बनाना है तो उसमें क्या करिए, एक छोटा चम्मच आप नमक डाल दीजिए, या साधारण नमक जो घरों में मिलता है, या नींबू का रस डाल दीजिए। वो डाल के आप इसको और ज्यादा सुचालक बना देते हैं। ठीक है, एक छोटा चम्मच उसमें और नींबू का रस या साधारण नमक मिला दीजिए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबाइए। ये जो आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं, अब आपको इसको कहाँ डुबाना है, उस वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन दिख रहा है ना, जल का विलयन, वो पूरा मिलाया हुआ ही डुबाया जा रहा है। ये पूरे को दिखाया है, ये हमको बाद में डुबाना है। यहाँ पे इन्होंने डुबा के दिखा दिया है, और अब हम पानी जब तैयार करेंगे उसमें डुबाएंगे। तो जब आप डुबाए हो तो ये पूरा इमेज दिखा दिया गया है, जब हम डुबाते हैं तब का ये इमेज है। ठीक है, जल से विद्युत धारा को प्रभावित होना। इस जल में क्या मिला है, या तो नमक मिला होगा या नींबू का रस मिला होगा। ठीक है, तो उसमें मिलाना है। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबाना है। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की जो टोपियां हैं वो पानी में पूरी तरीके से न डूबे, वो जल से बाहर ही रहे। 3-4 मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि जब वो इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है और धातु की जो टोपी है वो बाहर है, तो 3-4 मिनट के बाद क्या होता है। आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देखे होंगे। जब इलेक्ट्रोड होता है वहां पे किनारे में कुछ गैस का बुलबुला देखोगे, बुलबुला निकलेगा, इस मिनट की कोई गैस निकल रहा है। क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। हम लोगों ने क्योंकि इस तरीके का पढ़ा है कि 7 में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इस चीज को 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, विलियम निकलसन, जिनका जन्म हुआ था 1753 में और 1815 में ये डेथ कर गए थे। बट इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने किया था 1800 में। तब उन्होंने यह दर्शाया था कि एक इलेक्ट्रोड जल में डूबा हो तथा उसके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे उत्पन्न होता है, धन टर्मिनल के पास। दो इलेक्ट्रोड आपने डाला तो एक पॉजिटिव टर्मिनल वाला होगा और एक निगेटिव टर्मिनल वाला। तो धन टर्मिनल के पास ऑक्सीजन गैस, जबकि ऋण टर्मिनल के पास क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला निकलेगा। इतना से पता चल गया
किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ प्रभाव गैस का दिखेगा ही दिखेगा। तो इलेक्ट्रोडों पर क्या होता है कि कुछ धातु का निक्षेप आप देखोगे कि जमा हो रहा है। एक इलेक्ट्रोड पे देखोगे कि कुछ धातु निक्षेप होने का मतलब क्या होता है कि वो जमा हो रहा है, कुछ धातु आके वहां पे जमा होने लगता है। और जो आपका पानी का रंग है उसमें भी जो सॉल्यूशन है पानी और नमक का या पानी या नींबू का, वो भी चेंज होने लगता है। यह रासायनिक अभिक्रियाएं उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती हैं कि वो रिएक्शन कैसा हो रहा है, कब हो रहा है। वो आपके सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है और आपके द्वारा यूज किए गए इलेक्ट्रोडों पर, यानी कि वो लोहे की कील है या कार्बन की छड़ है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव थे, यानी कि हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न होना निगेटिव टर्मिनल पे और ऑक्सीजन का पॉजिटिव टर्मिनल पे उत्पन्न होना। और वो जो इलेक्ट्रोड पे जो कुछ धातु का निक्षेप जमा हो रहा है, वो धातु का निक्षेप कहाँ जमा होगा, आपके जो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये जो देख रहे हो वो इलेक्ट्रोड कार्बन का छड़ वहीं पे जमा होने लगता है, उसके सिरे पे। तो इसी को बताया गया है, इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे समझाया गया है कि जल से विद्युत धारा को प्रभावित करना। तो जैसे आप ये पूरा पढ़े हो अभी आप, वैसे ये उत्पन्न होने लगेगा। और इसमें से एक पॉजिटिव टर्मिनल अभी ये दिखा नहीं है, लेकिन जब आप सेल का यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे पॉजिटिव के पास आपको ऑक्सीजन और निगेटिव के पास हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति दिखेगी। बुझो ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल तथा कुछ वनस्पतियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं, क्या फल या सब्जियों के साथ भी हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसने एक आलू का 2 बराबर टुकड़ा कर दिया तथा सपरिचित्र के तारों, तांबे के तारों को इसमें घुसा दिया। 2 आलू का टुकड़ा किया है 2, ठीक है, यहाँ पे एक ही टुकड़ा लिया गया है और इसमें क्या किया गया, कॉपर के तार को 2 कॉपर का तार घुसा दिया गया है, ठीक है। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और आलू में क्या करता है वो, ये जो चुंबकीय सुई वाला पार्ट है, ये जो तार पूरा लपेटा गया है और बैटरी से कनेक्ट किया गया है, उसको 2 स्वतंत्र सिरों को इस तरीके से आलू में घुसा दिया गया है। तब तक उसकी मम्मी जब बुला लेती है तो क्या होता है, बेचारा चला जाता है और तार अंदर में घुसा ही रह जाता है। फिर जैसे 2-3 मिनट के बाद आता है तो वो देखता है, क्योंकि वो तार अंदर डाल के भूल गया था। आधे घंटे के बाद आता है तो देखता है कि आलू में जो एक तार का सिरा था, कॉपर का 2 तार इन्होंने डाला था, तो एक तार का जो सिरा था उसके चारों ओर नीला हरा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के सिरे पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आलू की चालकता का परीक्षण किया जा रहा है कि आलू से होके भी कहीं ना कहीं ये सप्लाई हो रहा है करंट। उसे इस परीक्षण पे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो चालकता का परीक्षण कर रहा है, लेकिन क्या आलू से होकर के करंट पास किया या नहीं किया, विक्षोभ हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में आपको अब पता चलेगा। उसे इस प्रेक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहले के साथ इस क्रियाकलाप को करने के लिए सोचा और कई बार उसके साथ दोहराता भी है। उसने पाया कि हर बार हर टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी के कारण, या आलू में जो स्टार्च था उसकी मौजूदगी के कारण वहां पे जो धर्म टर्मिनल है वहां नीला हरा धब्बा बन रहा है। उसने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी हुई बैटरी या सेल के धर्म टर्मिनल की पहचान करने में किया जा सकता है। यानी अगर कोई, मान लो कि कोई टॉर्च में बैटरी छिपा हुआ है, तो आपको पता करना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव, तो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आलू में जैसे आप डालेंगे तो पता चल जाएगा, जहाँ पे ग्रीन कलर आएगा तो वो धन टर्मिनल को दिखाएगा, और जिस तार के पास कुछ अफेक्ट नहीं होगा वो निगेटिव टर्मिनल को दिखाएगा। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो बूझो था ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था कि आलू से होके विद्युत चालन होता है कि नहीं, आलू अपने से होके करंट को पास करता है या नहीं। करंट तो नहीं पास कर पाता, लेकिन एक और चीज इसे देखने के लिए मिल जाता है, दूसरी चीजें मिल जाती हैं कि हाँ, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे आके कुछ जमा हो गया है और नीला हरा धब्बा दिखाई दे रहा है।
तो कई बार ये कहते हैं कि साइंस में हम करने कुछ और जाते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और हो कुछ और जाता है, उसी चीज को बताया जा रहा है। उसने पाया कि विद्युत धारा आलू में एक केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करती है, जिसको रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। उसके लिए ये एक अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खोज किसी और चीज की कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य चीज को खोज लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी महत्वपूर्ण खोजें भी आज हमारे सामने आई हैं कि कर कुछ और रहे थे साइंटिस्ट, हो कुछ और गया। इलेक्ट्रो, ठीक है। तो वो जो क्यों चमकता रहता है, उसके नीचे अगर मान लो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तद्यपि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोच भी आ जाए तो चमकदार परत पे कोई भी असर नहीं होता, और उसके नीचे की सतह जो होती है इतनी चमकदार नहीं होती है। कई कई बार क्या होता है, जो जहाँ पे कुछ परत होगा, अगर ऊपर की परत हट जाए तो नीचे वाली परत उतनी चमकदार नहीं होती है। जैसे महिलाओं का कुछ आभूषण भी आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, जिसपे सोने या चांदी का लेप लगा होता है, तो दिखने में तो एकदम प्योर सोना जैसा लगेगा। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो वो जो लेयर है वो हट जाता है, उतना चमकदार नहीं रहता। वही बोटा बोला गया है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में एकदम सोने जैसे लगते हैं। आपके पास भी होगा मीनू, प्रतीत होते हैं, तथा तथापि लगातार उपयोग से इनकी जो सोने की परत है उतर जाती है, और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। या नीचे में कोई और धातु हो सकता है, वो दिखने लगेगा। कॉपर हो सकता है, वो दिखने लगेगा। चांदी का परत भी बहुत लोग चढ़वाते हैं, वो भी दिखने लगता है। ठीक है जी। जी। इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है बेटा, इन दोनों परिस्थितियों में, ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। यही कारण है कि ऊपर की परत चमकदार आपको लगेगी। जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाते हैं, तो बहुत महिलाएं सोने या चांदी का ऊपर में परत चढ़वा देती हैं, तो ऊपर का परत ज्यादा चमकीला लगता है। बट वही कुछ दिन के बाद जैसे जैसे वो लेयर हट जाता है, वो जो नीचे की धातु की परत उसकी अपेक्षाकृत कम चमकदार होती है या नहीं होती है। उसी तरीके से बहुत सारे बाइसिकल आप देखे होंगे, साइकिल वगैरह का जो रिम के पास जो पहिया लगा होता है, आप ध्यान से देखना, पता नहीं किसने साइकिल यूज किया है या नहीं, या बाइसिकल, जहां पे पहिए होते हैं ना, वहां पे सतह काफी चमकदार होती है। वो निकेल निकेल होता है, ऊपर में जो परत होता है वो निकेल का परत होता है। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारा जो आजकल कुछ भी बनाया जाता है लोहे से बनाया जाता है, क्योंकि लोहा सस्ता है कंपेयर टू निकेल। निकेल जो है ना, निकेल का ऊपर से लेयर चढ़ा दिया जाता है किसी भी ऐसे चीजों के, बाइसिकल हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, जो भी हो गया, साइकिल हो गया, तो निकेल का जो परत होता है वो चमकीला होता है। साथ साथ चमकदार होने के साथ साथ क्या होता है ना कि वो लोहे की तरह जल्दी जंकित नहीं होता, जंक नहीं लगता, टिकाऊ होता है। जी, बर्तनों में भी होता है। हाँ, बर्तनों में भी लगाया जाता है निकेल का लेयर। तो यही कारण है कि वो जो जो मतलब कोई भी चीज है इतनी चमकीली दिखाई देती है, या तुरंत उसमें जंक नहीं आता। साइकिल को ही बहुत देर तक हम लोग बहुत दिनों तक बाहर छोड़ देते हैं, बरसात में रख देते हैं, लेकिन एक लोहे में जैसे जंक लगता है वो तुरंत साइकिल में, बाइसिकल में शुरू नहीं होता, बिकॉज द यूज ऑफ निकेल का जो लेयर होता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित की जाती है? निक्षेपित का मतलब होता है जमा करना, उसके ऊपर दूसरी परत को लगाना। इसे हम समझेंगे। क्या किया जाता है इस क्रियाकलाप के लिए? हमें कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml डिस्टिल वाटर लेना है, आसुत जल, और इसमें चाय की 2 चम्मच के बराबर कॉपर सल्फेट डालना है। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट में आप कुछ थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, या क्योंकि ये एसिड है तो आप ACl भी डाल सकते हैं।
तांबे की प्लेटों को साफ करके अब इसे पानी में धो करके सुखा लेना है और तांबे की प्लेटों को क्या करना है कि एक बैटरी के टर्मिनल से आपको जोड़ देना। जो बैटरी का आप तार छोटा छोटा सेल जोड़ के बैटरी बनाते हो ना, उसी तरीके से आप एक बैटरी बना के उसका जो दो तार निकला रहेगा उससे आपको जो तांबे की प्लेट है उसको जोड़ देना है, संयोजित कर देना है और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देना है। किसको? प्लेटों को डुबाना है। देखिए थोड़ा, ये कॉपर की प्लेटें को डुबा दिया गया है। ये आपका बना हुआ बैटरी है और इसमें जो तार निकला है कॉपर की प्लेट में लगी हुई है और कॉपर सल्फेट तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबा दिया गया है तांबे की प्लेट को। यहाँ पे आप देखोगे दो प्लेट डाला गया है, एक पर से कॉपर का जो सतह है निकल के क्या होता है बेटा कि दूसरे पे जाके जमा होने लगता है। एक पे का निकल के कॉपर दूसरे पे जाके जमा होने लगता है। विद्युत लेपन करता या विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ होता क्या है एक्चुअली में? परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा को हम प्रवाहित होने देते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, यानी लाइन को स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं तार को जोड़ करके। और विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा उन्हें सावधानी पूर्वक देखिए। 15 मिनट के बाद क्या करना है, जैसे आप इसमें कॉपर की प्लेटों को डाले हो सॉल्यूशन में, 15 मिनट तक छोड़ देना है। तार को जोड़ा हुआ है आपने तब, यानी कि करंट पास हो रहा है इसमें। 15 मिनट के बाद जैसे ही इस इलेक्ट्रोडों को हटाओगे इस कॉपर की प्लेट के साथ, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में आपने कॉपर का प्लेट लिया है। जो भी चीज जो डुबाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आपने पहले वाले सॉल्यूशन में कार्बन की छड़ यूज की थी, आप कार्बन की जगह लोहे का छड़ भी ले सकते थे और यहाँ पे आपने कॉपर का प्लेट यूज किया है इलेक्ट्रोड के रूप में, याद रखिएगा, पूछता है। तो जो भी इलेक्ट्रोडों को आप हटाते हो यानी कि इस कॉपर की प्लेट को, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या उसमें किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा दिखता है? बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे ये इलेक्ट्रोड संयोजित है। उस टर्मिनल को अब हमें चेक करना है, यानी कि एक टर्मिनल से एक टर्मिनल, मान लो कोई भी होगा पॉजिटिव या निगेटिव, वहां दूसरे पे कुछ लेयर ज्यादा चढ़ गया रहता है एक का हट के, तो होता क्या है आगे पढ़ते हैं। विद्युत लेपन की क्रियाकलाप को इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसी तरीके से जस्तीकरण किया जाता है, यानी कि एक का लेप दूसरे पे चढ़ाया जाता है जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को फिर से दोहराया। फिर से वो दोहराती है, यानी कि एक को पॉजिटिव से जोड़ देती है। पहले पॉजिटिव को जिससे जोड़ा था उसको अब निगेटिव से जोड़ दिया, निगेटिव वाले को अब पॉजिटिव से जोड़ दिया, यानी कि उल्टा पलट करके देख लेती है। अब क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, कॉपर तथा सल्फेट को अलग कर देता है। तो स्वतंत्र कॉपर यानी कि तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो कॉपर है वो ऋण टर्मिनल से संयोजित होता है, संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है, यानी ऋण जो टर्मिनल है, निगेटिव जो टर्मिनल है वहां पे क्या होता है, कॉपर अट्रैक्ट होके वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है निगेटिव वाले पे। ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है कॉपर और सल्फेट दोनों को अलग कर देता है, तो कॉपर वाला अट्रैक्ट होके कहाँ चला जाता है, निगेटिव वाले टर्मिनल के पास, और वहां निक्षेपित यानी जमा होना शुरू कर देता है। लेकिन विलयन से कॉपर की क्षय की पूर्ति कैसे होती है? अब आप पूछोगे कि विलयन से जो कॉपर का क्षय हुआ उसकी पूर्ति फिर कैसे हुई, कैसे होगी? जैसे वो जो कॉपर निकल के उसके निगेटिव टर्मिनल के पास जाके जमा हो गया, फिर से कैसे वापस आएगा? तो होता क्या है, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट का बना होता है, समान मात्रा का कॉपर क्या होता है, विलयन में घुल जाता है। दूसरे का कॉपर निकल के पानी में घुल जाता है और इस तरीके से जो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वो विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। यानी कि
पानी से जो कॉपर हुआ निकल के निगेटिव टर्मिनल के पास जाता है, पानी इन द सेंस की वो जो सॉल्यूशन बनाए थे कॉपर सल्फेट का, वहां से कॉपर निकल के निगेटिव टर्मिनल के पास जमा होता है। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड आपने डाले थे ना कॉपर के, वहां एक टर्मिनल वाला जो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या करता है कि अपना कॉपर निकाल के पानी में छोड़ देता है। एक वाला जमा कर देता है निगेटिव के पास और दूसरा वाला अपना पानी में छोड़ के जमा कर देता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ओके मैम। मीनू, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं मैम। इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, जैसे कोई भी एक चीज देखते हुए लोहे लोहे के ऊपर हम टीन चढ़ा देते हैं। इसलिए टीन चढ़ा देते हैं ना लोहे के ऊपर कि जितने तेजी से लोहा संचारित होता है, लोहा एक तरीके से हवा में रिएक्ट करके जंग लग जाता है, उस उतने कम मात्रा में टीन संचारित होता है। इसलिए लोहे के ऊपर टीन की परत चढ़ा दी जाती है। इसका अर्थ हुआ कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। ये जो आपने आपने इलेक्ट्रोड वाला किया, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड था, एक इलेक्ट्रोड अपना कॉपर निकाल के दूसरे को दे रहा था। कहने का मतलब तो यही हो गया। बूझों को तांबे की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, यानी कि दूसरे प्लेट का जो चमक था वो चला गया था, दूसरा अपना रंग खो दिया था। क्योंकि एक के पास दूसरे का निकल के जमा हो रहा था तो एक तो अपना खोएगा ही। समझ रहे हो? 2 कॉपर की छड़ जी थी, जी। तो एक अपना रंग निकाल रहा था, दूसरे के ऊपर जमा हो रहा था, तो एक का कलर तो डिसकलर हो ही जाएगा। इसलिए उसने क्रियाकलाप 11.7 को तांबे के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करके किया। अब ये क्या करते हैं बाबू बूझो ने, अब ये क्या करते हैं कि कार्बन के प्लेट की जगह पे इन्होंने कार्बन की छड़ को ऋण वाले टर्मिनल से जोड़ देते हैं। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। फिर तो आपने निगेटिव वाले के पास चूंकि जमा हो रहा था, कहाँ जमा हो रहा था पता है ना? निगेटिव टर्मिनल के पास ही जी जी कार्बन मैम। जमा हो रहा था, कॉपर। तो अब कॉपर तो अभी निकलेगा, निगेटिव वाले के पास आपने कार्बन जोड़ दिया, कॉपर अभी निकलेगा, और लेकिन वहां पे कहाँ पे जाके चढ़ेगा? कार्बन के ऊपर चढ़ेगा। क्योंकि अभी पढ़े ना कि ये निगेटिव वाले के पास में निकल रहा था, यहाँ पे पढ़े हो ना कि ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो रहा था और उस पे निक्षेपित हो रहा था। तो अब अगर इस तार को आप निकाल दो और इस निगेटिव तार को आप कार्बन की छड़ से जोड़ दो, वो जो सेल वाला जो कार्बन का छड़ है, तो अभी तो इस कॉपर को निकाल दिए, तो क्या यहाँ पे अब इस कार्बन की छड़ पे वो जमा होगा कॉपर, दूसरे तार का कॉपर निकल के। ये जो दूसरा कॉपर का जो प्लेट यूज किए थे आप, इसका भी तो कॉपर अभी भी निकलेगा ही, और ये जमा होगा किस पे? अब कार्बन की छड़ पे, क्योंकि अब आपने नेगेटिव टर्मिनल से कार्बन की प्लेट को, कॉपर की प्लेट को हटा के कार्बन की छड़ को जोड़ दिया है। अभी भी प्लेटिंग होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उसे कार्बन की छड़ पर इस तरह से तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी भी मनचाही धातु का, कोई भी वांछित धातु का अगर आपको परत चढ़ाना है, जैसे मान लो लोहे पे हमको निकेल का परत चढ़ाना है, तो उस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। वे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वमान्य उपयोग है। ये बस किसके द्वारा होता है? रासायनिक प्रभाव के द्वारा उत्पन्न होता है। विद्युत लेपन क्या है ना, अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है, अच्छा प्रोसेस है। उपयोगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलोपित किए जाने वाले यानी जिस चीज को आप लपेट रहे हो दूसरे धातु की सतह पर, की जाने वाले धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते हैं, जिस पे आप निक्षेपण कर रहे हो, जिस पे आप लेयर चढ़ा रहे हो, उसमें ऐसा गुण नहीं होता है, इसलिए आप दूसरी धातु का लेयर उस पे चढ़ाते हो। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान घर का जो नल होता है उस पे देखो निकेल का परत चढ़ा होता है, वो जो चमकता रहता है, जो बाथरूम में जो टैप वगैरह यूज होता है वो काफी एकदम चमकता रहता है। जी जी।
गैस का बर्नर हो गया, गैस का बर्नर देख लेना। साइकिल का हैंडल देख लेना कितना चमकता है। पहियों का जो रिम, साइकिल का जो रिम होता है उसको देख लेना। उस पे क्रोमियम का एक लेयर लगा रहता है। क्रोमियम कैसा होता है, ये एकदम लाइट चमकता रहता है, एकदम वाइट लगता है। यह संक्षारित नहीं होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगता है। यह खरोचों का प्रतिरोध करता है, यानी इस पे किसी भी तरीके का खरोच लग गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कटता फटता नहीं है, टूटने का जल्दी। जैसे किसी चीज में आप मान लो खरोच लग जाए तो उसकी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन निकेल वाले पे नहीं। तथापि क्रोमियम महंगा है, तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना हमारे लिए इकोनॉमिक दृष्टि से, यानी इकोनॉमिक तौर पे ये अच्छा नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, बिकॉज क्रोमियम से जो बना होता है वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ऐसा बहुत सारा बर्तन भी हम सबके पास होगा। आभूषण बनाने वाले क्या करते हैं कि सस्ती धातु का आभूषण तो बना देते हैं, उस पे चांदी या सोने का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, यानी लेयर चढ़ा देते हैं। ये आभूषण देखने में एकदम सोने या चांदी जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं, बिकॉज ये सोना तो चांदी होता नहीं है रियल में, बस उसका लेयर होता है। ये देखो कुछ विलोपित वस्तुएं दिखाई गई हैं, जैसे कि ये रिम बोल रही हूँ मैं, चक्का बोल रही हूँ ना, चक्का ये रिम होता है। इसका व्हाइट वाला पार्ट देखना कभी ढंग से। ये गाड़ी का थोड़ा हेडलाइट का आगे वाला भाग देखना, व्हाइट लगेगा। ये एक तरीके से देख लेना। ये जो ग्लास वगैरह है ये देख लेना, ये निकेल का बना होता है। या हैंडल देखो। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डब्बों में लोहे के ऊपर क्या होता है कि टीन का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। लोहे के अधिकांश डब्बों में टीन लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है। लोहे से कम अभिक्रियाशील का मतलब लोहा आसानी से हवा से, पानी से रिएक्शन कर लेता है, टीन आसानी से नहीं करता है, इसलिए इसको कम अभिक्रियाशील बोला गया है। इस प्रकार खाद्य पदार्थों के जितने भी डब्बे होते हैं, अगर लोहा से बना है और उसके ऊपर टीन का लेयर चढ़ गया है तो वो जल्दी भी अगर पानी या हवा के संपर्क में आते तो खराब नहीं होते। और इस प्रकार से जो अंदर का लोहा है वो डायरेक्ट हवा या पानी के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। बहुत सारे पुल देखे होंगे, गांधी सेतु पुल ही ले लो, बहुत सारा पुल ले लो, या स्वचालित वाहन है, उसको प्रबल बनाने के लिए क्या किया जाता है लोहे का उपयोग, लेकिन उसके ऊपर दूसरी परत चढ़ा दी जाती है। तथापि लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की परत चढ़ाना ही जस्तीकरण कहलाता है। इसको हिंदी में यशदि लेपन भी बोलते हैं, जस्तीकरण या जिंक का परत चढ़ाना। विद्युत लेपन क्या होता है? विद्युत लेपन जब भी किया जाता है तो विद्युत लेपन करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है, जैसे अभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ, इसी तरीके से बहुत चीजों का अगर आप लेपन कर रहे हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका निपटारा किया जाना एक बहुत बड़ा समस्या है। उस तरीके के कारखाने में, वो कारखाने में जहाँ पे इस तरीके का इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। और यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है, एक तरीके से बहुत खतरनाक अपशिष्ट है, जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत मतलब क्या बोले, बहुत बड़ा घातक चीज है जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इन सब चीजों को हम निपटाएं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषण को निपटारा करना भी एक चुनौती है। और चुनौती इसलिए है क्योंकि इन चीजों को निपटाने के लिए एक तरीके से इनको ठिकाने लगाने के लिए कुछ स्पेशल दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उसी तरीके से आप इसको हटा सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं इनका। जैसे मान लो कि उसका बचा हुआ कूड़ा है, इसको आप स्पेशल तरीके से ही हटा पाएंगे। इसलिए यह हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए भी एक तरीके का चैलेंज है। ठीक है, ओके। बस बता देती हूँ। कुछ द्रव आपको मिल गया है जिसको आप बोलोगे सुचालक बोलोगे या हीन चालक बोलोगे।
विद्युत जो कुछ पदार्थ या कुछ ऐसे लिक्विड या कुछ ऐसे क्षार या लवण जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं, उसको सुचालक बोलते हैं। ठीक है। और कोई भी विद्युत चालन की प्रक्रिया होती है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव देखते हैं। क्योंकि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसलिए बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसे ही हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। विद्युतीय लेपन क्या होता है? किसी भी धातु के ऊपर अपने मन वांछित धातु की लेयर चढ़ाना ही। लेयर को चढ़ाने मतलब निक्षेपित करना। निक्षेपित का मतलब होता है जमा करना। दूसरी धातु के लेयर को किसी अन्य धातु पे जमा करना ही विद्युतीय लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। याद रहेगा? यस मैम। ये सब चीज आप समझ गए हो। थैंक यू सो मच मीनू।